स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं ICAR GRF, है ना, या अब हम उसे कहें AIEEE PG एग्ज़ाम, है ना, उसका 2019 का पेपर देखने वाले हैं जिसमें कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। और अभी हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी हम 50 नेक्स्ट वीडियो में, एंड थर्ड जो वीडियो आएगा उसमें हम 60 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो सीरीज़ है ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा 1 मिनट का आपका टाइम लूँगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या है, एग्रोनॉमी को हम देखेंगे, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट साइंस को देखेंगे। ठीक है, अब ये जो है बेसिक सब्जेक्ट हैं, है ना। जनरल एग्रीकल्चर की बात करें तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं, और इनसे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस के एग्जाम में वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, बेसिक हम क्वेश्चन देखें, एग्रोनॉमी के क्वेश्चन हमें IBPS में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, है ना। उसके अलावा नाबार्ड में हम देखें तो वहाँ पे भी हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे भी हमें बेसिक एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हमें सबको ये जो सीरीज़ है इसको अटेंड करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप इसको अटेंड करेंगे तो एक तो आपका ये तो फ़ायदा हो गया, दूसरा फ़ायदा एक और आपको जो एग्री एजुकेशन देने वाला है वो ये देने वाला है कि हर स्टूडेंट सीरीज़ का जो एक वीडियो है, मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, 9 टोटल वीडियो हमारे होंगे, 9 वीडियो में 9 स्टूडेंट, मतलब ईच स्टूडेंट ईच वीडियो। ठीक है, तो हर एक वीडियो पर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और वो स्कॉलरशिप होगी उसको जो हमारी एग्री एजुकेशन का कोर्स है उसमें डिस्काउंट उसे दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में, है ना। तो वो वहाँ पे डिस्काउंट में कोई से भी कोर्स को, सपोज उसको 20% डिस्काउंट दिया तो वो कोई सा भी कोर्स 20% डिस्काउंट में ले सकता है। ठीक है, तो ये उसको फ़ायदा रहेगा। तो अब मैं चाहूँगा कि आप सभी एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे, ताकि हम आप सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा दे पाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम। अच्छा, तो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट, -इन्फिनाइट टू +1, देन 0 to 1 एंड -1 to +1। तो प्रोबेबिलिटी के हम देखें तो प्रोबेबिलिटी को जो हिंदी स्टूडेंट है उनको मैं बताता हूँ, ये प्रायिकता, प्रायिकता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को सिंपली वर्ड में हम बोले तो होना, किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना, ये प्रायिकता है। अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसे 1 कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं होती तो हम उसे 0 कैलकुलेट करते हैं, और इसके बीच की जो सिचुएशन होती है, ठीक है, वो इसकी रेंज होती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है ये रेंज ही पूछा गया है, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 होती है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 to 1। ठीक है, आप आंसर देते जाइए, है ना, और मैं उसको वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने की भी कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखें, द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 7 ट्रीटमेंट लेड आउट इन अ कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन विथ 4 रिपीटेशन इज। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एरर डिग्री क्या होगा, है ना। तो एरर डिग्री का फॉर्मूला अगर आपको पता है, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन जिसको हम CRD कहते हैं, उसका तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको कर पाएंगे। आपका पहला ऑप्शन है 20, देन सेकंड इज 21 एंड थर्ड इज 18 एंड 25। तो आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला है सिंपल सा TR-1। T इक्वल टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हमारे पास है 7, R हमारे पास में 3 -1, ओ सॉरी 4 -1, तो ये हो जाएगा 7 × 3 इक्वल टू 21। तो करेक्ट आंसर इज 21। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते जाते हैं साथ में। चलिए नेक्स्ट हम देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई भी इसका आंसर देगा। खेरा डिसीज राइस में किसकी वजह से होती है? तो कोई इसका आंसर मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जिंक डिफिशियंसी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ क्वेश्चन, अ जीन दैट हैज मास्किंग इफेक्ट ऑन द अदर जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेड इज कॉल्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा जीन जिसके पास में क्या होता है, मास्किंग इफेक्ट होता है, और ये क्या करता है, अदर जीन के सॉरी अ जीन दैट हैज मास्किंग इफेक्ट ऑन द अदर जीन, किसी दूसरे जीन पर ये मास्किंग इफेक्ट रखता है और कंट्रोल करता है सेम ट्रेड को। सपोज कि हमारे जो है आंखों का कलर मान लीजिए ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक कलर को एक जीन कंट्रोल करता है जिसको कि हम बोलते हैं A, है ना। वहीं पे एक और दूसरा जीन है B, और ये क्या करता है, ये सेम ट्रेड को कंट्रोल करता है और इस पर ये क्या करता है, मास्किंग इफेक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा ना रेसेसिव एंड डोमिनेंट के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी तरीके से ये जीन है, तो इसे हम बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन। चलिए नेक्स्ट हम देखें, प्लांट रिलीज O2 ड्यूरिंग किस प्रोसेस में, किस रिएक्शन में प्लांट जो है रिलीज करता है ऑक्सीजन को? तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, है ना, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन तो आप सीधा सा पानी यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे होने से पॉसिबल है ही नहीं। रेस्पिरेशन में O2 को
O2 तो ज़रूरी है, O2 को तो ये यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में। डार्क रिएक्शन में O2 रिलीज नहीं होगा कभी भी, है ना। तो बचा ऑप्शन हमारे पास में लाइट रिएक्शन, एंड लाइट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो मेरा नाम है रियाज खान, आप देख रहे हैं एग्री एजुकेशन, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो आगे अभी पूरी सीरीज़ जो वीडियो की आने वाली है, ये भी और बहुत सारे नोट्स हैं, है ना, चैनल में आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे 250 के आसपास वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिए, बहुत सारा फ़ायदा आपको वहाँ से होगा, है ना। अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं ICAR GRF का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं हम 2019 का। सब्जेक्ट हमारा है एग्रोनॉमी, और हम पार्ट 1 देख रहे हैं, और इसी सब्जेक्ट के 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, द फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड ऑफ रेपसीड मस्टर्ड डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 CMC सिस्टम वाज। CMC मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपके पास में, और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये रटा हुआ होगा बिल्कुल डेफिनेटली, और इसका करेक्ट आंसर है NRC HB 506। चलिए नेक्स्ट हम देखें, सीड वायबिलिटी ऑफ ग्राउंडनट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो ग्राउंडनट की जो सीड की वायबिलिटी है, मतलब वायबिलिटी मतलब कि वो कितने टाइम तक वायबल रहता है। वायबल मतलब कि अगर हम उसको सीड को हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको रखते हैं मान लीजिए 2 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए, तो ये इसका क्या है, वायबिलिटी का पीरियड है। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम शोन कर देते हैं, और ये फिर क्या करता है, ग्रो होता है, तो इसका जर्मिनेशन होता है। तो ये जो पीरियड है 2 से 4 मंथ का, इसी को हम बोलते हैं वाइबल पीरियड, है ना, और यही होती है इसकी वाइबिलिटी। तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑप्शंस आपने मुझे लगता है अभी तक पढ़ लिए होंगे। करेक्ट आंसर मैं आपको इसका बताता हूँ, शेड ड्राइंग ऑफ पोड आफ्टर हार्वेस्टिंग, ये आपको याद रखना है। चलिए, राइस का इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जनरली सभी लोगों को पता होगा, 5 स्टेमन, 6 स्टेमन, 4 स्टेमन एंड 3 स्टेमन। करेक्ट आंसर 6 स्टेमन, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखें, बकवीट बिलोंग टू फैमिली। बकवीट किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ग्रेमिनिएसी, टिलिएसी, पोलिगोनिएसी, और हमारे पास में पोएसी। तो बहुत सारे लोगों का 2 यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दोनों इसके करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इसका है पोलिगोनिएसी, है ना। तो जिसको याद होगा उसके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड्स इज अचीव्ड बाय, सॉरी, सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड इज अचीव्ड बाय, मतलब सीडिंग, ठीक है, 2 तरह के क्लाउड होते हैं, है ना, कोल्ड और वार्म क्लाउड, ठीक। तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, है ना, तो इसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। सिल्वर आयोडाइड का यूज़ इसमें किया जाता है इसकी सीडिंग के लिए, है ना। तो ये इसका सिल्वर आयोडाइड सीडिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, IGFRI के बारे में, ये IBPS में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। करेक्ट आंसर इसका मुझे लगता है सभी को पता, झांसी। नेक्स्ट हम देखें, ब्रेसिका जूनसिया। ब्रेसिका जूनसिया को हम किस नाम से जानते हैं, येलो सरसों, इंडियन मस्टर्ड, है ना, करण राई और गोभी सरसों। तो करेक्ट आंसर है इंडियन मस्टर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। 13th नंबर का क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट फ्लक्चुएट्स मेनली ड्यू टू, है ना। तो ग्राउंडनट का जो प्रोडक्शन है वो किस लिए फ्लक्चुएट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सेस एवापोरेशन, एक्सेस ट्रांसपिरेशन, इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। तो इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन को। चलिए नेक्स्ट हम देखें, अ बार्ले प्लांट इन अ वीट क्रॉप इज, है ना, मतलब बार्ले ये भी एक क्रॉप है, वीट भी एक क्रॉप है, ठीक। अगर ये यहाँ पे हमारा बार्ले का जो प्लांट है वो वीट की क्रॉप में आ जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे। तो आपके पास में है एनुअल वीट। एनुअल वीट तो पूरे साल भर रहता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारे यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद में रोग वीट हम किसको बोलेंगे, जैसे वीट है, वीट में हमारी एक वेराइटी मान लीजिए सुजाता सपोज, है ना, और दूसरी है हमारी सोनालिका। तो हमने लगाया सुजाता को, बट सोनालिका के कुछ प्लांट यहाँ पे आ गए, तो इसको हम बोलेंगे रोग, मतलब कि सेम क्रॉप की वेराइटीज, ठीक है। देन हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है रिलेटिव वीट एंड फोर्थ ऑप्शन है एब्सोल्यूट वीट। तो जो रिलेटिव वीट है ना, वो सेम फैमिली से, मतलब बार्ले जो है वो वीट, है ना, दोनों क्या है, हमारी फूड ग्रेन क्रॉप है, अनाज वाली फसलें हैं, तो ये यहाँ पे हमारा यहाँ से रिलेटिव वीट कहलाएगा। चलिए, मेजर प्रॉब्लम इन बाजरा कल्टीवेशन इज ड्यू टू, है ना, तो किससे होती है, डिसीज से, इंसेक्ट से,
विंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप स्टेब्लिशमेंट। तो मेजर प्रॉब्लम जो होती है बाजरा कल्टीवेशन में वो होती है क्रॉप के स्टेब्लिशमेंट होने में। चलिए नेक्स्ट हम देखें मॉइस्चर डिफ्लेक्ट इंडेक्स MDI इन सेमी एरिड क्लाइमेट इज। तो ये पूरा एक चार्ट है इसका, इसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए, है ना। तो वो आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जो नोट्स है वहाँ से भी अवेलेबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका है -33.3 टू -66.6। चलिए नेक्स्ट हम देखें ब्राउन मैन्यूरिंग इज यूज्ड इन। ब्राउन मैन्यूरिंग को हम कहाँ पर यूज करते हैं? राइस, व्हीट, मेज एंड ज्वार। करेक्ट आंसर इज राइस। चलिए नेक्स्ट हमारा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्लॉकिंग इन फील्ड एक्सपेरिमेंट इज टू रिड्यूस। प्राइमरी पर्पस क्या होता है ब्लॉकिंग का फील्ड एक्सपेरिमेंट में? किसको कम करना चाहिए, किसको कम करने के लिए, है ना। एरर देखिए, एक्सपेरिमेंटल एरर, ब्लॉक एरर, रिप्लिकेशन एरर, ट्रीटमेंट एरर, है ना। तो प्राइमरी पर्पस कहाँ पे? फील्ड में, फील्ड एक्सपेरिमेंट, सिंपली यहाँ पे बता ही रहा है एक्सपेरिमेंटल एरर में, है ना। ब्लॉक एरर हम नहीं करेंगे, ब्लॉक हम डेवलप नहीं कर रहे, हम रिप्लिकेशन नहीं कर रहे, रिपीटेशन का कहीं यहाँ पे बताया नहीं है, और सेकंड ट्रीटमेंट का भी कोई यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के लिए फील्ड एक्सपेरिमेंट पे क्या कर रहे हैं? हम ब्लॉकिंग का यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखें द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जोन्स फॉर व्हीट इन इंडिया, है ना। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जोन जो है तो आपको रटने वाली चीज़ है, ये तो 6 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आप आंसर इसको फटाफट देखिए, आंसर करते रहिए, है ना। आंसर आप देते रहिए। मैं आप क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी हम 20 पे पहुंचे, अभी हमको 50 तक जाना है ना। तो आप आंसर देते रहिए, यहाँ पे मैं धीरे नहीं होऊंगा, आपको जल्दी होना पड़ेगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन पेंडामेथिलीन इज 33%, 30%, 27% एंड 35%। तो करेक्ट आंसर इसका 30% है ना। ये भी सब रटने वाला चीज़ है। केन, केन क्या है ना। केन आप एक फर्टिलाइजर का नाम है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर का नाम फुल फॉर्म इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का देखा है ना, ये ग्रास एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ था, कौन बताएगा वहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म, है ना। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए, कम से कम फेमस चीज़ों का तो याद करें। मतलब याद से मतलब क्या, आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये है, ठीक है। मान लीजिए सपोज एक छोटा सा IRR यहाँ पे लिख दिया मैंने, या IARI यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मुझे लगता है सभी को पता है कि ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ऐसे ही जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है ना। चलिए तो केन इज एन एसिडिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रल फर्टिलाइजर एंड एल्कलाइन फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक तो ये है नहीं, ठीक है। और इसमें अमोनिया भी है एंड नाइट्रेट भी है, सिंपल से समझिए, अमोनिया एंड नाइट्रेट दोनों चीज़ें हैं। तो एसिड भी होना पॉसिबल नहीं है, एल्कलाइन होना भी पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हो सकता है अगर इनकी क्वांटिटी में चेंजेस किया जाए तो। बट यहाँ पे इनकी दोनों की क्वांटिटी जो है ये क्या करती है, इसे न्यूट्रल फर्टिलाइजर बनाती है। चलिए करेक्ट आंसर इसका न्यूट्रल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट हम देखें लीफ प्राइमिंग इज हार्वेस्टिंग टेक्निक इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। लीफ हम किस क्रॉप की लीफ यूज करते हैं? जो क्रॉप दी है इसमें से किसकी लीफ को यूज किया जाता है? इनकी लीफ को नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर इज टबेको। चलिए नेक्स्ट हम देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन इज, है ना। तो नाइट्रिफिकेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है क्योंकि नाइट्रिफिकेशन तो जनरली खेतों में होता है। तो अब टेम्परेचर देखिए कौन सा हो सकता है ना। तो ये तो चला गया क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस इस टेम्परेचर पे होने से तो रही, है ना। तो यहाँ पे चला जाता है, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अपने को लगाना है एग्जाम के अंदर। तो ये यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है करेक्ट बनता है। यहाँ पे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए नेक्स्ट हम देखें द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका रटे रखना है कि इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोफेज, मेटाफेज, देन टेलोफेज, है ना। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज, इस तरीके से होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमारे 3 ही पूछा था तो 3 ही है। चलिए प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 और टेलोफेज 2, है ना। तो इसमें इन्होंने सीक्वेंस इसमें जो दिया हुआ है इसमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी आ रहा है,
यहाँ पे ये भी आ रहा है, लेकिन आपको इसमें से करेक्ट सीक्वेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरफेस से के बाद में प्रोफेज आता है, ठीक है, लेकिन एंड मेटाफेज ये नहीं हो रहा, एनाफेज भी नहीं हो रहा, प्रोफेज टीलोफेज ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। तो आपको प्रोफेज 1 मेटाफेज एंड देन टीलोफेज 2 पे जा रहा है ये सीधे, बीच में इसने नहीं दिया, लेकिन सीक्वेंस तो यही है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखें इन IW/CPE रेशो, है ना, ये वाटर से रिलेटेड इरिगेशन एट 0.6 कांस्टेंट एंड 6 सेंटीमीटर इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट फॉर व्हीट इरिगेशन इज टू बी गिवन व्हेन क्यूमुलेटिव पेन एवपोरेशन रीडिंग इज। अब देखो एक थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, ये छोड़ने के लिए होते हैं, है ना। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, वरना इन्हें हमें क्या करना है, स्किप करना है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखिए, है ना, क्योंकि इसमें एक तो आपका टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब ये मैं आपको एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी प्लान बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर कि माइनस मार्किंग हो। माइनस मार्किंग नहीं है वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ तो अपने को करके और लगाना है जैसा भी हो। अगर हमारे पास टाइम है तो करके लगाना है, अगर नहीं है तो अपने मन से लगाना है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके लगा दीजिएगा। लेकिन जहाँ पे माइनस मार्किंग है वहाँ पे ये गलती कभी नहीं करना। सबसे पहली चीज़ टाइम लगेगा, है ना। दूसरी चीज़ क्वेश्चन को समझने में उसका फिर हमारा जो है उसके फार्मूला वगैरह यूज़ करके उसमें टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ कि अगर क्वेश्चन गलत होता है तो भी एक प्रॉब्लम हो गई, है ना, और साथ ही साथ में टाइम तो हमारा जा ही रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें एग्जाम के अंदर करना है, स्किप करना है, सिंपल सी बात, इसको याद रखिए, है ना। हाँ, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हमें इस क्वेश्चंस पे आना है। इसका करेक्ट आंसर है 100 mm, ठीक है। क्लियरली बताऊँ इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, है ना, इसलिए मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखें एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ATP ट्रांसफर इज। तो कौन सा एलिमेंट ATP ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है? तो एलिमेंट सॉइल साइंस के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए, है ना, कि भाई कौन सा एलिमेंट को हम प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं, है ना, कौन सा शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है शुगर केन वगैरह में। तो और जैसे कि बोरान है, टिप पे कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना, फ्यूज़न में। इस तरीके से आपको सेल वाल किस एलिमेंट की बनी, मतलब जनरल चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका जो है पी। आप जब तक मैं समझाता हूँ आप क्वेश्चन को भी पढ़िया कीजिए साथ में ना, आपको उधर भी ध्यान रखना है, आपको आंसर भी देना है साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप इज। तो यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है ना। तो वाटर रिक्वायरमेंट, बेस्ड वाटर रिक्वायरमेंट ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। इसने सीधे सीधे आपको शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, जैसे WR, मुझे लगता है एग्जाम में इसको फुल फॉर्म दिया होगा, मे बी ये सीधे सीधे फार्मूला इसका यहाँ पे बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल टू IR प्लस ER प्लस S, है ना। ये सारी चीज़ें जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये क्या होता है, हमारा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। सीधा सा फार्मूला है इसका, आपको ध्यान रखना है। एवोपोट्रांसपिरेशन को लिया है इन्होंने, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट में सबसे एक तो पहले या तो यहाँ पे ये ET है, ये ET होना चाहिए, एवोपोट्रांसपिरेशन, है ना, ये हो गया हमारा। और इसको बोलेंगे हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस S4 होना चाहिए रिक्वायरमेंट बाय क्रॉप, इस तरीके से ये होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे ET होना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा, तो अभी इसे हम स्किप करते हैं, इसको छोड़िए। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर निकाल के दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखें हम। क्रॉप प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप। क्रॉप प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? सीधा सीधा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, है ना, सभी दे देंगे फिर तो। चलिए नेक्स्ट है सम ऑफ द एरिया प्लांटेड टू डिफरेंट क्रॉप एंड हार्वेस्टेड इन अ सिंगल ईयर डिवाइडेड बाय द टोटल कल्टिवेटेड एरिया एंड एक्सप्रेड अस परसेंटेज इज नोन एज। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया रहा है कि आपके पास में जो एरिया है
उसको डिफरेंट क्रॉप से आपने कल्टीवेट किया एक ही साल में और उसको आपने टोटल कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, तो ये है हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट हम देखें, कॉमन रॉक डेंसिटी इज, कॉमन रॉक की डेंसिटी क्या होती है ना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है 2.6 टू 2.7 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम, हार्मोन विच इज आल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट, कौन सा हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर है ABA, है ना। नेक्स्ट हम देखें, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें होती है। ये रटे हुए क्वेश्चंस लगते हैं मुझे। इन जूट बार्क फाइबर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, है ना, जूट बार्क में फाइबर्स डेवलप होते हैं किससे, तो हैं फ्लोएम टिश्यू, ठीक, करेक्ट आंसर जूट बार में फ्लोएम टिश्यू से होते हैं। देन हमारे पास में ये हमारा मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट एंड टर्म दी है और इसे किसने कॉइन किया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। करेक्ट आंसर आपको जो है इसका चूज करना है एंड करेक्ट आंसर इसका है नंबर 4, ठीक है। आप इसे मैचअप कर लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप बाद में भी आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्लांट ग्रोइंग अंडर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन आर कॉल्ड अस, वो प्लांट जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना, ग्लायोफाइट्स, हेलोफाइट्स, इफेमेरकल्स, मेसोफाइट्स। करेक्ट आंसर इज हेलोफाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन, द ईयरली सीक्वेंस एंड, हेलो, द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप और क्रॉप एंड फाइलो इज नोन एज, अभी बीच में वॉल्यूम चली गई थी। करेक्ट ऑप्शन है क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग सिस्टम एंड इंटेंसिव क्रॉपिंग, ठीक है। तो ईयरली सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट, ठीक है, दो चीजें, सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप का सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट। डेफिनेशन है ये किसी चीज की, मुझे लगता है सबको याद आ गया होगा, क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है उसे, ना। नेक्स्ट हम देखें, निवोसिया इंडिका कॉज, निवोसिया इंडिका क्या करता है, तो कर्नाल बंट डिसीज करता है, ये वीट की बहुत ही फेमस डिसीज है और बहुत ही फेमस ऑर्गेनिज्म भी है। मल्टीजर्म सीड इज फाउंड इन क्रॉप, इन विच क्रॉप होना चाहिए, किस क्रॉप में पाया जाता है मल्टीजर्म सीड, तो मल्टीजर्म सीड पाया जाता है शुगर बीट में। 39 नंबर का क्वेश्चन हमारा, डिक्लेसिफिकेशन इफेक्ट ऑफ NHCl इन सोइल इज मोर देन NH4SO4 बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, है ना। तो डिकैल्सिफिकेशन किसका, NHCl का इससे ज़्यादा है, ऐसा क्यों, तो ऑप्शन है मोर सोल्यूबल CaCl2, लेस सोल्यूबल CaCl2, मोर सोल्यूबल CaSO4 एंड लेस सोल्यूबल CaSO4। करेक्ट आंसर है मोर सोल्यूबल CaCl2। चलिए नेक्स्ट हम देखें 14 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया इज नोन एज, लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया उसके रेशियो को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है, ये भी फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट देखें हम, इफ द रिकमेंडेड डोज ऑफ ऑक्सीडाइजोन 25 एक्टिव इंग्रेडिएंट, AI का मतलब मुझे लगता है सभी को पता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, टू राइज इन 0.75 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, हाउ मच अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट विल यू अप्लाई इन द क्रॉप, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि आपके पास में रिकमेंडेड डोज जो है किसी भी केमिकल का समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दिया है ऑक्सीडाइजोन का, ये 25% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, टू राइज इन 0.75 किलोग्राम पर किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, हाउ मच अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट विल यू अप्लाई इन द क्रॉप। तो हमारे पास 25% तो है ना, 25% हमारे पास में, तो कितना अमाउंट जो है हमें पर किलोग्राम जो है देना पड़ेगा किसको, 1 हेक्टेयर में, ये आपको इसको निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये भी टाइम कंज्यूमिंग है बट समझ में आ गया है ना, कैलकुलेशन हम इसकी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, ये आपको चीज़ को ध्यान रखना है। अगर अपने पास टाइम है तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को करना है, इजी क्वेश्चन है, आराम से बच जाएगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। मतलब आपको क्या है, अब 0.75 आपका 1 किलोग्राम में
ओ सॉरी, आपको डालना है और उसके बाद में अगर आप 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो आपको 250 ग्राम वहाँ पे मिल रहा है। ठीक, अब आपको वहाँ पे 250 ग्राम मिल रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। सिंपल से समझ में आ रहा है ये तो, है ना। जैसे समझ में आया कि नहीं, 100 किलोग्राम आपका क्या है, बैग है, 100 किलोग्राम का आपका बैग है। एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके पास में 25% है, तो 100 किलोग्राम को 25% कितना, 25 किलोग्राम। इस तरीके से तो 1 किलोग्राम में कितना, 250 ग्राम। 1 किलोग्राम में 250 ग्राम होगा ना, 25%, 1 kg का 25% कितना होगा, 250 ग्राम, है ना। और इसको हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 750 ग्राम। ठीक है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 750 ग्राम आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750 ग्राम। तो सिंपल सा हम इसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को समझना, उसको कैलकुलेट करना, ये तो बहुत इजी दिया होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हमारा अमाउंट वगैरह ज़्यादा दिया होता है या थोड़ा सा कैलकुलेटिव अमाउंट दिया हुआ होता तो हमें यहाँ पर टाइम लगता। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा स्किप करना है ना। चलिए नेक्स्ट देखें हम 42, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 लिंक्ड जीन कैन नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड। फ्रीक्वेंसी जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ 2 जीन की वो किससे ज़्यादा नहीं जाए, कैन नॉट बी, है ना। तो ये है आपका 60%, थोड़ा सा आपको इसे याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखें हम 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू, अगर हम बोलें 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर तो ये कितना होगा, तो ये होगा 1 लाख लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस रिडक्शन फर्स्ट जस्ट आफ्टर O2 इज डिप्लीटेड, है ना। तो ये कौन सा है, NO3, MnO2, FeOH2 एंड CO2। करेक्ट आंसर NO3। क्वेश्चन नंबर 45, CO2 is submerged soil decline rapidly when soil is rich। CO2 इन सबमर्ज सोइल में डिक्लाइन होती है रेपिडली व्हेन, जब सोइल क्या हो, रिच हो, किस में, ऑर्गेनिक मैटर में, या फिर सिलिकेट आयंस में, या FeNMn में, या फिर एल्यूमिनियम आयंस में। तो करेक्ट आंसर आयरन एंड मैग्नीशियम, मैग्नीज के आयन में जब हमारा सोइल रिच होगा तो CO2 जो है वो डिक्लाइन होगी रेपिडली सबमर्ज सोइल में। क्वेश्चन नंबर 46, डर्सी लॉ गवर्न्स, जो डर्सी लॉ है वो किसको गवर्न करता है, तो आपके पास में ऑप्शंस हैं, है ना, इसे पढ़ लीजिए। और ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, इंटरवेनियल क्लोरोसिस एंड व्हाइटनिंग ऑफ लीव्स आर द स्ट्रेस्टिक feature of nitrogen deficiency, zinc deficiency, iron deficiency and phosphorus deficiency। करेक्ट आंसर इज आयरन डिफिशियंसी में इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है ना। एक एलिमेंट में और होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमें वो दिया हुआ नहीं था, तो हमें उस एलिमेंट की तरफ नहीं जाना, हमें सीधे आयरन में जाना है। क्वेश्चन नंबर 48, करंट रेट ऑफ फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया इज, तो अभी करंट रेट जो है फर्टिलाइजर कंजप्शन का हमारे यहाँ है 138 किलोग्राम पर हेक्टेयर, है ना। Next question 49, in a population of size 10 the possible number of sample of size will be, है ना, ये 2 यहाँ पे मुझे लगता है कोई काम का नहीं है, size will be in a population of size 10 the possible number of sample, है ना, तो ये होना चाहिए कितना, 45। and the next and last question for this video is in India cotton is grown from, टेम्परेचर यहाँ पे बताना है, जनरल टेम्परेचर आपको बताना है कॉटन का क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अभी इस क्वेश्चन के बाद में, इसके आंसर के बाद में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे लगता है आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, वहाँ पे और अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए, ठीक है। और जब हमारी पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमारे 9 स्टूडेंट्स रहेंगे उन सभी का नाम भी बताएंगे, है ना। तो वो भी जो है हमें फिर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा वो हम उन्हें सब पहुंचा देंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 9 to 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।